और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां आगरा में डिप्टी सीएम ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने बेड से उठाया और मरीजों का हाल जाना। साथ ही डिप्टी सीएम ने इमरजेंसी में भर्ती सभी मरीजों का भी हाल पूछा और डिप्टी सीएम ने सीएमएस को साफ सफाई का निर्देश भी दिया। मेंटेनेंस को लेकर हमने सीएमएस महोदय से कहा है कि टूट फूट और गंदगी सफाई को पूरा एक सप्ताह में दुरुस्त करें और हम फिर किसी दिन आएंगे और बाकी चिकित्सीय व्यवस्था अच्छी चल रही है। सर यहाँ पर बहुत सारी कमियां, जैसे लिफ्ट अभी आज खराब हुई है, उसका फ्लोर पर ऑफिसर्स है और दवाइयां प्रॉपर्ली नहीं मिलती नहीं, मैंने अभी कहा है एक दवाई यहाँ उपलब्ध रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लिफ्ट जो खराब हुई है, जो मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार संस्था है, उसको नोटिस दिया जा रहा, कार्रवाई होगी और हर स्थिति में बेहतर से बेहतर हम चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करेंगे। अभी हमने पूरे अस्पताल परिसर को साफ सफाई, रंग रोगन, मेंटेनेंस करने के लिए कहा है। एक सप्ताह में सर डॉक्टर से पर्चे पर ही, सरकारी पर्चे पर ही बाहर की दवाइयां लेते हैं। नहीं, गलत है और इसके अगर कोई ऐसा प्रूफ आपके पास हो दीजिए, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सभी अपराधियों की गिरफ्तारी होगी और कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और उसकी डे टू डे मॉनिटरिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से तबाही मची हुई है। आपको बता दें, झांसी, सहारनपुर, बुलंदशहर सहित कई जिलों में खड़ी किसानों की फसलें ओलावृष्टि से बर्बाद हो गईं, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को परेशान कर रखा हुआ है। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। तमाम जगहों पर जहां जहां बारिश और ओलावृष्टि हो रही है, वहां पर गेहूं, सरसों और समेत तमाम फसलों को नुकसान बहुत ज्यादा पहुंच रहा है और यही वजह है किसान काफी ज्यादा परेशान हैं। मुजफ्फरनगर में लगातार हो रही बेमौसमी बारिश से एक और जहां आम जनमानस परेशान है, तो वहीं किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि बारिश की वजह से गेहूं की फसल बर्बाद हो गई और जो आलू की फसल तैयार है, जिसकी अभी खुदाई भी नहीं हुई है, उसको भी बहुत नुकसान हुआ है। नरेश टिकैत ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार को किसानों के नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। तो वहीं वाराणसी समेत आसपास के जिलों में बेमौसमी बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बारिश के कारण फसलें चौपट हो रही हैं। शनिवार से कई जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश है, तो कहीं कहीं ओलावृष्टि भी है। ऐसे में आज वाराणसी पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि बारिश में हुए फसलों के नुकसान का सरकार मुआवजा देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है और उसके आधार पर क्षतिपूर्ति दी जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि को के लाभार्थियों को, जो पात्र लाभार्थी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की इच्छा है कि सबका संतृप्तिकरण किया जाए, जो पात्र किसान है उसको प्राप्त हो। और इसके लिए हम लोग एक पूरा बृहद संतृप्तिकरण अभियान 10 मई से लेकर के और 31 मई के बीच में चलाएंगे और जिसके भीतर हर ग्राम सभा के भीतर कृषि विभाग, राजस्व का लेखपाल और साथ में पंचायत सेक्रेटरी और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी और साथ साथ में कॉमन सर्विस सेंटर का व्यक्ति लैपटॉप या कंप्यूटर लगा करके रहेगा, जिसके माध्यम से उनके डाटा को ठीक करके और वहीं पर यदि लैंड का उनकी वेरिफिकेशन होना है तो उसका भी वैलिडेशन वहां पर करते हुए एक साथ वो रिपोर्ट जा सके, जिससे कि हमारे जो किसान भाई छूट गए हैं या जिनका न सीडिंग कराया जाए, आधार या लैंड रिकॉर्ड का सीडिंग नहीं कराए जाने के नाते उन्हें यदि पीएम किसान सम्मान नहीं मिल रहा है तो उसका उससे समाधान हो सकेगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के जमीनी विवाद में आज फिर एडीजे कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने अपना आदेश जारी करने के लिए 25 मार्च की तारीख तय की है। आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक का मामला मथुरा की एडीजे 6 कोर्ट में चल रहा है, जिसमें कई महीनों से वादी की तरफ से निरीक्षण कराने की मांग की जा रही है। तो वहीं दूसरे पक्ष ने शाही ईदगाह को लेकर दलील दी, जिसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद आदेश जारी करने के लिए 25 मार्च की तारीख तय की है। आदेश आने वाला था। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में एडीजे 6 महोदय के यहाँ इसकी सुनवाई हुई है
और हमारी तरफ से और शाही ईदगाह पक्ष की तरफ से इसमें बहसें पूरी हो चुकी हैं और माननीय न्यायालय के द्वारा आज की तारीख इसमें आदेश के लिए नियत की गई थी और जिसमें हमारा विशेष रूप से ये कहना है, रिवीजन हम विशेष रूप से हमने प्रार्थना की थी कि वहाँ कोर्ट कमीशन जाना चाहिए, वहाँ की वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, जितने भी तथ्य हैं सब रिकॉर्ड में आने चाहिए जिससे कि उसकी वस्तुस्थिति क्लियर हो सके। सिविल डिवीज़न में आदेश होना था, उन्होंने सभी पक्षों की बहस तो पहले सुन ली थी और सब चीज़ कम्प्लीट हो चुकी है। आज कुछ रूलिंग भी अपने दाखिल की हैं और उन्होंने 25 ये मार्च आदेश में लगा दी है। 25 मार्च को इसमें आदेश पारित हो। आज बताया पार्ट ऑफ ऑर्डर। हाँ, उन्होंने ये था कि शेष रेस्ट एविडेंस या रूलिंग जो दाखिल करना चाहते हो आज वो दाखिल करें, तो हमने रूलिंग वगैरह आदि दाखिल कर दी है। अब 25 मार्च को इसमें आदेश पारित किए जाएंगे, जो भी आदेश होगा सबके सामने। दक्षिण कोरिया से 200 सदस्य बौद्ध भिक्षु श्रावस्ती पहुंचे। बौद्ध भिक्षुओं को नागरिकों ने स्वागत किया। साथ ही 200 बौद्ध भिक्षुओं ने पीपल वृक्ष तपोस्थली पर पहुंचकर विश्व शांति मानव कल्याण के लिए प्रार्थना भी की। तो वहीं आपको बता दें कि सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। चलिए रुख करते हैं अगली खबर का, जहां आगरा दौरे पर आए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का जनाधार बचा नहीं है, इसलिए अब वो बंगाल की खाड़ी की ओर रुख कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी साल 2014 वाला इतिहास 24 में भी दोहराएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लगातार सरकार आगरा के विकास के लिए कृत संकल्प है। एयरपोर्ट से लेकर रबड़ चेक डैम और जितने भी बड़े मुद्दे उन पर संबंधित विभागों के साथ बैठक कर समस्या का हल निकाला जाएगा। इंडस्ट्रियल कॉमर्स आगरा की इस महत्वपूर्ण बैठक में हमारे साथ रहने की आदरणीय मैं आगरा के सभी उद्योग जगत के भाई बहनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनको भरोसा दिलाता हूँ। जो मांग पत्र में दिया है उनकी सभी मांगों पर हम गंभीरतापूर्वक काम करेंगे और कोई न कोई रास्ता निकाल करके हमारी पूरी सरकार उद्योगपतियों के साथ, व्यवसायियों के साथ खड़ी है और आगरा का चतुर्मुखी विकास के साथ औद्योगिक विकास सर्वश्रेष्ठ हो, नंबर 1 पर हो, इसके लिए हम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पर सर जीडीपी में आगरा का स्थान है, तो सर ये सारे जीआईसी में जो एमओयू साइन हुए कब से धरातल पर करना? देखिए 6 माह के अंदर हम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करेंगे और अधिकतम हम उद्योगपतियों के माध्यम से उद्योगों को धरातल को उतारने का काम करेंगे। भदोही दौरे पर पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही सपा, बसपा और कांग्रेस पर खूब तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि आपकी बदौलत बसपा का पता तक नहीं है, सपा कांग्रेस भी आने वाले दिनों में किनारे लग जाएंगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए केशव मौर्य से एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि जो हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है वही राष्ट्रवादी है। अखिलेश यादव के बंगाल जाने पर कहा कि समाजवादी पार्टी से मुस्लिमों का मोह भी भंग हो चुका है, वो भी हमारे हैं। अब 2022 में हमारे 11 विधायक हैं, निश्चित रूप से लोकसभा में भी हमारा सिंबल जाएगा लोकसभा के लिए भी। और कहाँ से जाएगा कोई अंत नहीं। हम लोग 80 की 80 सीट लड़ते हैं। हम लोग सीट के लिए नहीं, हम लोग जीत के लिए लड़ते हैं। 80 पर तारा जाएगा। मतलब इस गठबंधन में इस बार के चुनाव में सिंबल से चुनाव लड़ने का जोर रहेगा आपका? हमको तो अमित शाह जी ने फोन करके कहा, भाई तो अपने बिरादरी को क्यों नहीं सिंबल को लड़ा रहे? तो देखो विनोद बिंद को सिंबल को लड़ा दिखाया हमने। तीन निशानों उनका निशानों क्यों नहीं लड़ा रहे? हमने कहा साहब आ रहे लड़ा रहे, दे देंगे। हम निशान खोज रहे हैं, खोज करके कैद रखा हाथी साइकिल में, वो आने की तरफ तैयार नहीं है। जो हमारे पास मजबूत हम लड़ा रहे हैं। विनोद बिंद को भी लड़ाया, देखो सपा ने धोखा दिया था। पीयूष रंजन को हमने जिताया वहाँ करसना में। हमने वहाँ इंजीनियर के साथ 15 सीट में 3 निषाद लड़ाया। 11 विधायक में 3 निषाद है और जातियों को भी समाज किया, महिला को बनाया। क्या है आज के दिन में सिंबल गया हुआ ना, सिंबल से चुनाव जोड़ नहीं। पार्टी तो अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने निकलती है। कुछ ऐसी टेक्निक होती है कि कहाँ कैसे जीत हो सकती है, तो कुछ ऐसे सीटों पर हम दूसरे हमारे सिंबल। उधर गोरखपुर में किन्नर को गोली मारने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक बार फिर सड़क पर उतरे किन्नरों ने प्रदर्शन और हंगामा किया। किन्नरों ने सहजनवा थाने का घेराव कर विरोध जाहिर किया।
आपको बता दें, रविवार की दोपहर तानिया किन्नर को नेग लेने के बाद वापस लौटते समय बाइक सवार दो बदमाशों ने पीठ में गोली मारकर घायल कर दिया था और इसके बाद किन्नरों ने रविवार की देर रात सड़क जाम कर हंगामा काटा था। तो वहीं प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर गुलाम के घर का प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने जमींदोज करा दिया। गुलाम मोहम्मद अतीक अहमद के खास शूटर्स में से एक है, उसकी तलाश अभी भी जारी है। तो वहीं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद परिजनों ने अपना दर्द बयां किया है और जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जहां 5 आरोपियों पर 2.5 लाख का इनाम रखा गया, जिसके बाद उस राशि को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया, जिसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। आज ध्वस्तीकरण की चौथी कार्रवाई हुई है, जिसमें बीजेपी नेता राहिल हसन के भाई का नाम गुलाम का आया था, जिनकी सीसीटीवी फुटेज आई थी। फिलहाल गुलाम के परिजनों का अब गुलाम से ऐसा कोई नाता नहीं है, उनका ऐसा परिजनों का कहना है। हम बात करेंगे, गुलाम के भाई राहिल हसन है जो कि बीजेपी के नेता भी हैं। आपके भाई का नाम आया इस पूरे मामले में, आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई, किस तरह से देखते हैं, क्या कहिएगा? ध्वस्तीकरण कार्रवाई, हम देखिए अपराधियों पर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये है कि जो निर्दोष है उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। सरकार को ये देखना चाहिए कि जो निर्दोष हैं उनके साथ पूरा न्याय करें। तो आपकी तो खुद सरकार है, बीजेपी के आप सदस्य भी हैं इस टाइम, तो अब कहा जा रहा है गुलाम के इनकाउंटर की भी चर्चा बहुत सारी है, क्या देखता है परिवार, क्या करेगा? परिवार है, हमारी बूढ़ी माँ है, करीब 70 साल उम्र है और उनकी 2014 में ही शादी हो गई थी और शादी के कुछ साल बाद हम लोग अलग हो गए थे। वो अपना अलग जीवन यापन कर रहे थे, हम लोग अलग जीवन यापन कर रहे थे और परिवार ने डिसाइड किया है कि जिस तरह का गलत काम किया है उन्होंने और हमारे परिवार को कलंकित करने का कार्य किया है और हम लोग ने निर्णय लिया है कि अगर इनकाउंटर होता है या कुछ ऐसा होता तो उनका शव भी नहीं लेंगे हम लोग। तो गुलाम, अब जब आप लोग से अलग हुए थे उसके बाद गुलाम कहाँ रहा करते थे? वो कहा जाता कि यहीं रहते थे? बिल्कुल, उनको एक अपना हिस्सा का वो उन्होंने बेच चुके थे यहाँ का और घर का एक कमरा उनको दिया गया था रहने के लिए और उन्होंने कहा था कि जब हम अपना निर्माण कर लेंगे या कहीं ले लेंगे तो फिर रहेंगे, तो इस नाते उनको घर पे एक कमरा दे दिया गया था। तो हम बात करते हैं, यहाँ पर गुलाम की माँ भी हैं जो कि 75 साल उनकी आयु है और वो खड़े होने में भी असमर्थ हैं। आज उनका घर ढहा दिया गया है, ध्वस्तीकरण की माताजी कार्रवाई हुई है गुलाम को लेके, किस तरह से देखते, क्या कहिएगा? गलत है तो उनके साथ गलत किया जाए, हम लोग गलत नहीं थे, हमारे साथ गलत नहीं करना चाहिए, इन लोगों को हमको न्याय दिया जाए। अगर गुलाम का, आपने ये भी कहा कि गुलाम का इनकाउंटर होता तो उसके शव को आप लोग नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। गुलाम से कोई ताल्लुकात? कोई ताल्लुकात हमारा नहीं रहेगा, बिल्कुल। तो सुना आपने, उनके भाई राहिल थे और उनकी माँ थी, उनका कहना साफ तौर पर है कि गुलाम की इसमें संलिप्तता है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर अब गुलाम से इस परिवार का कोई पहले भी ताल्लुक नहीं था और नहीं था कोई संबंध और आगे भी नहीं रहेगा। अगर गुलाम का इनकाउंटर होता है या मारा जाता है तो उसके शव को भी परिवार हाथ नहीं लगाएगा और नहीं लेगा। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। उमेश पाल हत्याकांड मामले में माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के साथ शूटर साबिर और गुड्डू मुस्लिम का सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, शूटर साबिर और गुड्डू मुस्लिम 2022 विधानसभा चुनाव में जनसंपर्क कर रहा था और इस दौरान का यह वीडियो बताया जा रहा है। शूटर साबिर और बमबाज गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल हत्याकांड में 5-5 लाख के इनामी हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी है। प्रदेश के मुख्य सचिव एस संधू और आबकारी सचिव हरीश चंद्र सेमवाल ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। 2023-24 माननीय कैबिनेट के द्वारा अप्रूव की गई है, उसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। यूपी से जो एक आरोप लगते थे बार बार पे की तस्करी हो रही है हमारे यहाँ रेट ज़्यादा होने से, तो उस सबको देखते हुए रेगुलर जो ब्रांड है हमारे उसमें लगभग 20 रुपये के आसपास से ज़्यादा फर्क न रहे, इसके लिए पॉलिसी में प्रावधान किया गया है। गोवंश संरक्षण के लिए और महिला कल्याण के लिए और खेलकूद के लिए 1 रुपये प्रति बोतल प्रत्येक पे अतिरिक्त ऐसे कुल 3 रुपये से इसका प्रावधान किया गया है। खेलकूद महीना कर देना, गोवंश संरक्षण 3 रुपये प्रति बोतल शेष रहेगा अतिरिक्त। और जो पूर्व में हमारी आवंटित दुकानें थी उसका विदेशी
मदिरा के मामलों में 10% और देसी मदिरा के मामलों में 15% की पूर्व जो उनका निर्धारित राजस्व था उस पर वृद्धि कर उसका नवीनीकरण प्रस्ताव पास किया गया है। यूके SSSC परीक्षा घोटाले के मास्टरमाइंड हाकम सिंह की हरिद्वार में चिन्हित की गई संपत्ति को हरिद्वार जिलाधिकारी के आदेश पर तहसीलदार रेखा आर्य ने कुर्क कर दिया। उत्तराखंड STF के SSP आयुष अग्रवाल की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने हरिद्वार तहसीलदार को इस संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया था, जिस पर तहसीलदार ने आज मौके पर पहुंचकर संपत्ति कुर्क की। प्रशासन की इस कार्रवाई से अन्य आरोपियों में भी हड़कंप है। ये कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार महोदय के आदेश के क्रम में की गई है, जिसमें तहसीलदार हरिद्वार को धारा 14 उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निर्वाहन अधिनियम 1986 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा आदेश पारित किए गए हैं, जिसमें तहसीलदार हरिद्वार को हाकम सिंह की प्रॉपर्टी पर रिसीवर नियुक्त किया गया है, जिस पर राजस्व विभाग की टीम यहाँ पे आई है। खसरा नंबर वेरीफाई किया गया है और निर्माणाधीन है ये जो प्रॉपर्टी, इसको हमने अपनी सुपुर्दगी में ले लिया है। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है पूरी? ये बैनामे के आधार पर जो जिला मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देश में वर्णित संपत्ति है, ये 78.16 वर्ग मीटर 78.16 वर्ग मीटर है ये प्रॉपर्टी। यूपी और बिहार में सेवा दे रहे उत्तराखंड के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द करने के आदेश सरकार जारी कर चुकी है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षा सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि आदेश का अनुपालन न करने वाले शिक्षकों की सेवाएं भी समाप्त की जाएं। साथ ही संबंधित शिक्षकों के साथ इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। आपको बता दें, विभाग के आदेश के मुताबिक प्रतिनियुक्ति अधिकतम 5 साल के लिए होती है और इसके बाद संबंधित शिक्षक को अपने प्रदेश में वापस आना होता है। लेकिन उत्तराखंड के कई शिक्षक पिछले 14 वर्ष से अधिक समय से कई राज्यों में प्रतिनियुक्ति के नाम पर तैनात हैं। राज्य सरकार के बजट को लेकर आज हल्द्वानी के भाजपा कार्यालय में पूर्व सांसद बलराज पासी ने पीसी की। बलराज पासी ने राज्य सरकार के बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। पहाड़ों में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के साथ सड़कों की स्थिति में जल्द सुधार आएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पर्यटन को लेकर भी नई संभावनाओं की तलाश की जाएगी। किसानों और युवाओं के लिए भी बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। उत्तराखंड में धामी जी के नेतृत्व में जो भी बजट पेश किया गया है, इस बजट में विशेष रूप से चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे उद्यान का क्षेत्र हो, और सभी क्षेत्रों में जो है पर्याप्त जो है वो धन दिया गया है। और एक ऐतिहासिक बजट है जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, किसानों का भी, युवाओं का भी, मेडिकल क्षेत्र में भी सभी का ध्यान रखा गया है। और मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक बजट है। उत्तराखंड में बीते 2 दिनों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। एक और जहां पहाड़ी इलाकों में बारिश तो मैदान में ठंडी हवाएं चल रही हैं और इससे पारा काफी गिर चुका है, तो वहीं आज देहरादून के अधिकांश इलाकों में दिन की शुरुआत बारिश के साथ हुई। इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। अगले 24 घंटे के दौरान देहरादून के साथ उत्तराखंड के अधिकांश स्थानों पर हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है, तो वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की भी संभावना है। तो आपको बता दें कि लगातार एक तरफ जहां पहाड़ी इलाकों में बारिश, बर्फबारी, तो साथ ही साथ ओलावृष्टि को लेकर भी जो संभावनाएं जाहिर की गई हैं, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी पारा काफी ज्यादा लुढ़का हुआ है। चूंकि ठंडी हवाएं चलने से एकाएक सर्दी कहीं ना कहीं लौटती नजर आ रही है, लोगों को महसूस हो रही है। और मौसम जिस तरह से बदला है, इससे किसानों की परेशानी बहुत हद तक बढ़ गई है। चूंकि जो फसल तैयार हो चुकी है वो मंडियों में पहुंचने लगी थी, लेकिन इस बीच बारिश और ओलावृष्टि ने काफी ज्यादा नुकसान किसानों को पहुंचा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें अगले 24 घंटों को लेकर जो अलर्ट सामने आया, उसके अनुसार हल्की बारिश हो सकती है और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी की भी संभावना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जाहिर की गई है। आज की बात करें, आज की शुरुआत बारिश के साथ हुई थी और पारा लगातार लुढ़का हुआ है। मौसम में जिस तरह से बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं, बहरहाल अब देखना यह है कि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जो चेतावनी जारी की गई है अगले 24 घंटों को लेकर, उसमें किस तरह से देखने के लिए मिलता है मौसम। 20 तारीख में जो है फिर से आप देखें कि ज्यादातर जगहों में या अनेक जगहों तक में
जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हल्की से मध्यम वो रहेगी। 21 तारीख में भी थोड़ी कम हो जाएगी एक्टिविटी, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि जो है कुछ जगहों में जो है हल्की मध्यम जो है जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो रहने वाली है। तो साथ ही आप देखेंगे जो बर्फबारी है वो भी हमारे जो 3000 या 3500 मीटर के आसपास के एरियाज हैं तो उनमें बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। और जो बाकी क्षेत्र हैं तो उनमें जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उसमें कहीं लाइटनिंग है या फिर हेल है, ओलावृष्टि है, वो अभी ये 2-3 दिन जो है इनके दौरान जो है कहीं कहीं पर वो भी देखने को मिलेगी। तो हेल स्टॉर्म जब भी होता है तो लोगों को यही चाहिए कि थोड़ी देर जो है सेफ जगह पे खड़े हो जाएं और जब वो ख़त्म हो जाता तो आप आगे अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।